नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सांस की बीमारी, नींद पर भारी, और कोई भी चीज़ अगर नींद पर भारी हो तो वो आपकी सेहत पर, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग पर असर डालती है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, आपकी मानसिक सेहत पर भी असर डालती है। तो वो क्या चीज़ है? उसको कहते हैं स्लीप एपनिया, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये टर्म नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। तो क्या है ये चीज़, पहले समझते हैं, फिर डॉक्टर से बात करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी, ऐसी प्रॉब्लम है कि नींद में आपकी सांसें कई सेकंड्स के लिए रुक जाती है, और रात में कई बार बार ऐसा होता है। तो जब आपकी सांस रुक जाती है तो इसका कारण ये होता है कि सांस की जो नली है गले से होकर जाती है, तो गला अगर बंद हो जाए किसी वजह से, अगर उसमें इतना स्पेस ना रहे कि आराम से सांस जा पाए, जैसे किसी को मोटापा हो या किसी और वजह से, हम डॉक्टर से समझेंगे, तो सांस जाने में दिक्कत होती है। तो सांस आपकी रुक गई। अब सांस रुक गई तो उस समय के लिए खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और सांस रुकने से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो होंगी। और ये कई सेकंड तक होता है। 10 सेकंड का एक पैमाना माना जाता है कि कम से कम 10 सेकंड तो होता ही है। और फिर क्या होता है कि आपके दिमाग को ये पता चलता है कि आपकी सांसें नहीं चल रही, तो आपका दिमाग एक्टिव होता है और सांसों को दोबारा शुरू करता है। तो इसके लिए आपको नींद से बाहर भी आना पड़ता है, यानी आप जगते हैं और फिर दोबारा सोते हैं। कई बार लोगों को ये पता भी नहीं लगता कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है उनके भीतर। सांसें रुक रही हैं और दिमाग के दबाव में, ब्रेन के दबाव में दोबारा शुरू हो रही हैं। रात में बार बार ऐसा होता है, और रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 100 बार तक ऐसा होता है। आप सोचिए, एक रात में 100 बार अगर किसी की सांस रुके तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। हर उम्र के लोग को ये बीमारी हो सकती है। कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको पहले परिचय कराएं। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर विनी कांत्रू हमारे साथ हैं। सीके बिरला अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन डॉक्टर अशोक के राजपूत हमारे साथ हैं, और कोहली आयुर्वेद के डायरेक्टर डॉक्टर KR कोहली भी हमारे साथ हैं। तो आयुर्वेद के एंगल से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमारे समाज में थोड़ी नई सी बीमारी है। डॉक्टर कांत्रू, पहले तो ज़्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। अब कुछ जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ सुनने में आता है। CPAP मशीन भी अब थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो रही, थोड़ी सस्ती हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको आप अपने तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? जी, मनोज जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में पहले से है, लेकिन इसको पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार पिक होने के बाद भी इसको पेशेंट्स जो है कई साल तक इग्नोर करते रहते हैं। जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताया कि जो सांस की हमारी नली है, रात के समय किसी भी कारणवश अगर वो छोटी हो जाती है, उसका कैलिबर या डायमीटर जिसे हम कहते हैं वो छोटा हो जाता है। अब ये डायमीटर छोटे होने के कई कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण जो होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम जिसे कहते हैं, यानी कि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से जो हमारे आसपास जो गला है हमारा, उसमें जब फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो मसल डिसफंक्शन बढ़ जाता है। उसी मसल डिसफंक्शन के कारण ये फ्लैबी जो मसल्स हो जाती हैं रात के समय, हम वैसे भी हमारी टोन जो बॉडी की है काफी कम हो जाती है, तनी हुई मसल्स नहीं रहती हैं, और ये जो एक टेंटिंग एक्शन होती है हमारी सांस की नली पे दिन के टाइम पे बैठे हुए, वो रात को नहीं होती। और जैसे ही ये स्पेस आपकी कम हो जाती है, पिचक जाती है, तो हवा ऊपर ना जाने के कारण, ऑक्सीजन ब्रेन में ना जाने के कारण, वहां के सेंसर्स जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और आपकी बॉडी को डीप स्लीप में जाने में प्रिवेंट करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी, जिसको कि डीप स्लीप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो उसे नहीं मिल पाती, और इसके कारण फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्लीप होता है, यानी कि बार बार आपकी नींद जो है वो टूटती है, डीप स्लीप नहीं मिलती। इसी कारणवश जो है आप दिन के समय में फ्रेश नहीं फील होते हैं। तो ये एक ओबेसिटी जैसे हमने जाना एक मुख्य कारण है, इसके और भी कई कारण हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना बहुत ही एक मुख्य कारण माना गया है आजकल के समय में, क्योंकि हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है,
डायबिटीज के मरीज हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन से सेंसिटिव नहीं रह पाती। तो इसी से मसल डिस्फंक्शन होता है और ये बीमारी सामने आती है। दूसरे भी जी। कई कारण होते हैं जो बच्चों में जी, बहुत ठीक है, फिर हम इंपॉर्टेंट कारणों होते पर हैं। आते हैं। एक बार डॉक्टर राजपूत से ये समझते हैं कि जो नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, जिनको भी ये बीमारी है, वो उस नुकसान का रेंज क्या है, या मिनिमम जो नुकसान हम सोच सकते हैं और मैक्सिमम जो सोच सकते हैं? क्योंकि अभी हाल में म्यूज़िक डायरेक्टर बाप्पी लाहिरी की जो मौत हुई थी, तो उसमें वजह बताया गया था स्लीप एपनिया को। तो क्या रेंज है नुकसान का? थैंक यू मनोज जी। जैसा आपने पूछा कि कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा नुकसान। कम से कम क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। दिन के अंदर जब सो के उठता है आदमी, उसको बार बार नींद आती है, टायर्ड रहता है, फटीग रहता है, लिथार्जिक रहता है, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती, उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड होनी शुरू हो जाती है। और इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट। जब गाड़ी चलाता है तो उसको नींद आती है। इससे क्या है कि डिप्रेशन हो जाती है आदमी को, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वजन और बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे क्या है कि रात को, जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी होती है, दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्लीप, इससे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है और ब्लड वेसल सब जगह होती हैं। उस डिसफंक्शन से ब्लड की क्लॉट होने की टेंडेंसी होती है। तो ये ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ऐसी भयंकर से भयंकर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और जैसा कि डॉक्टर विन्नी ने भी बताया कि इसका डायरेक्ट लिंक है विद हाई ब्लड प्रेशर। 50% ऑफ द ब्लड प्रेशर, स्पेशली द यंग लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको स्लीप एपनिया है। और उसका रिवर्स भी, 50% ऑफ स्लीप एपनिया वाले पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इसका डायरेक्ट लिंक ब्लड प्रेशर से है, डायबिटीज से है, हार्ट अटैक से है, स्ट्रोक से है। और सटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा मैंने बताया, टायर्ड, फटीग, लिथार्जिक, कंसंट्रेशन ना होना, वो लाइफ में ट्रिवियल सी चेंज आती हैं, डिप्रेशन सी रहती है पेशेंट, एंड वो ज़्यादा, क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है, इससे वो ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते। और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डाइवोर्स इन द वर्ल्ड। मीन्स इतनी जोर से लाउड स्नोरिंग होती है कि उसका स्पाउस उसके साथ नहीं सो पाता, जैसा कि आप फोटो में दिखा रहे हो कि स्पाउस गेट्स टायर्ड ऑफ, they also don't get sleep because the husband or the wife is snoring a lot. जी जी और ये जैसा रात को बार बार सांस रुकता है, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। जी। डॉक्टर कोहली, देखिए, ये जो हमने बातचीत की या जो हमारी जानकारी है स्लीप एपनिया के बारे में, ये एलोपैथी से निकल कर आ रही है, मॉडर्न मेडिसिन से निकल कर आ रही है, लेकिन पूरे लाइफ को इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, एलिमेंट्स को देखने समझने का आयुर्वेद का अपना एक नज़रिया रहा है। वो क्या कहता है? जी, देखिए, आयुर्वेद का तो जैसे नाम ही देखिए मनोज जी, आयु और वेद है, यानी लाइफ का नॉलेज है। तो लाइफ के नॉलेज में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी डाइट, निद्रा यानी दी स्लीपिंग हैबिट्स, और ब्रह्मचर्य यानी पूरा लाइफ का डिसिप्लिन। इस तरह से ये तीनों को उपस्तंभ बताया हुआ है। त्रयोस्तंभ, 3 बड़े बड़े स्तंभ हैं जीवन के। नींद इतनी इंपॉर्टेंट है। नींद अच्छी होगी तो नॉलेज अच्छा आएगा, अलर्टनेस आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सब कुछ होता है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और नींद अच्छी नहीं है तो स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, इम्यूनिटी भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का त्रयो उपस्तंभ बताया हुआ है, इसी से मालूम पड़ता है कि नींद को आयुर्वेद ने कितना महत्व दिया हुआ है। अब इसमें नींद को अच्छा रखने के लिए बड़े सारे कारण हैं। अभी पहले तो हमने देखा, हमारे दोनों जो डॉक्टर पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि किस कारण से ये स्लीप एपनिया हो रहा है। स्लीप एपनिया बेसिकली हो रहा है, वो श्वास नलिका छोटी हो गई या अवरोध हो गया उसका जी। गले के नीचे जो सॉफ्ट मसल्स हैं, या तो उनका अवरोध हो गया या उनका डायमीटर छोटा हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है,
मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। जो भी पैथोजेनेसिस हो रहा है वो एक लाइफस्टाइल, खाली डायबिटीज की बात नहीं है, ये पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करने की बात है। रात में आप बिल्कुल लाइट खाना खाकर सोना चाहिए। आयुर्वेद में बताया हुआ है आप सूर्यास्त के टाइम में, सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए। ये जो पुराने फॉर्मूले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप देर से खाना खाइएगा, जंक खाइएगा तो आपको स्नोरिंग होगी। आप वजन बढ़ाइएगा, वजन बहुत ज्यादा होगा तो भी स्नोरिंग होगी जी। आप स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो भी स्नोरिंग होगी। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो स्नोरिंग नहीं होगी। स्नोरिंग यानी मैं स्लीप एपनिया से बात कर रहा हूँ। जी जी। स्लीप एपनिया नहीं होगा और अपने ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी जी जी। अपने तो अलग-अलग आयुर्वेद organs का में एक होती है। बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है लाइफ के प्रति। और जब अगर कभी आप आयुर्वेदिक पद्धति से कोई चिकित्सा चाहेंगे तो इस तरीके से डिटेल में आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, डिसाइफर किया जाएगा और फिर उसके सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। डॉक्टर कांतरू, एक बात बताइए, जो अभी डॉक्टर कोहली ने कहा, क्या हर एक स्नोरिंग को हम स्लीप एपनिया से जोड़ के देखें? और दूसरी बात कि कौन से लोग हैं जिनको सोचना चाहिए इस बीमारी के बारे में और विचार करना चाहिए कि या जिनके ऊपर ज़्यादा डाउट्स हम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि हर कोई स्नोरिंग स्लीप एपनिया में लैंड अप करता है, ऐसा नहीं होता। स्टैंड अलोन स्नोरिंग अगर हो रही है, स्पेशली हम कहते हैं यदि आपके पार्टनर की नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही, ऐसी स्नोरिंग को बिनाइन भी माना जा सकता है। और यदि आपके सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं स्नोरिंग के कारण, आपकी डीप स्लीप बराबर हो रही है, आपकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई टायर्डनेस नहीं हो रही है, दिन के समय आपको नींद नहीं आती है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो इसे स्टैंड अलोन स्नोरिंग कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे आपने पूछा कि किस तरह के मरीज को हम सस्पेक्ट करते हैं कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसे कई बार स्लीप एपनिया फेसेस भी कहते हैं, जो कि पेशेंट जैसे ही हमारे कैबिन में एंटर करते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्लोनेस होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि डिप्रेशन के लोगों में भी पाया जाता है। और दिखने में ही हमें समझ आ जाता है कि इनकी एब्डोमिनल गर्थ जो है वो ज्यादा है, यानी कि पेट का फैट जो है वो ज्यादा होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों की गर्दन जो है वो लंबी नहीं होती, जैसे लंबी सुराईदार गर्दन जो है काफी जगह पे वर्णन किया जाता है, तो अगर इनकी गर्दन की लेंथ कम होती है, वहां पे भी आपकी ट्रेकिया जो है, जो सांस लेने की नली है, उसका भी कहीं ना कहीं डायमीटर अफेक्ट होता है। और कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं हमारे मेडिकल साइंस में, एक्रोमेगाली के नाम से, प्राडर-विली के नाम से, चाइल्डहुड ओबेसिटी के नाम से, जो कि हम देखते ही पहचान जाते हैं। स्पेशली डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि उनकी ये जो बोन होती है, जॉ बोन, ये पीछे को दबी होती है, जिसको माइक्रोएग्नेथिया कहा जाता है। तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें हम सस्पेक्ट करते हैं देखते ही पेशेंट को। अब आती है बारी इंटरव्यू की। तो जब हमें मरीज बताता है कि उनकी दिनचर्या में प्रॉब्लम आ रही है, वो दिन के समय सो जाते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद या ड्राइविंग के समय, मीटिंग, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, उन्हें काफी एक अनकंट्रोल्ड नींद का एहसास होता है, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 3 मेडिसिन चलने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल में दिक्कत आ रही है, उनको एरिथमियाज हो रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से हो रहे हैं। एरिथमिया का मतलब होता है दिल की धड़कन का इरेगुलर हो जाना, चाहे वो फिर एक हाई हार्ट रेट को रूपांतर में प्रेजेंट करता है या लो हार्ट रेट के रूप में प्रेजेंट करता है। तो ये कुछ सस्पिशंस है जहां पे हमारे जो सुई है काफी ओएसए की तरफ जाती है। जी। तो डॉक्टर राजपूत, ये बताइए कि कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि रात में उनकी नींद खुल जाती हो और उठ जाते हो, भले कुछ सेकंड के लिए उनको एहसास होता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोगों को पता चले कि उनकी नींद रात को डिस्टर्ब हो रही है, उनकी सांसें रुक रही हैं। तो जिन लोगों को जो खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों की नींद टूट रही है रात को, ज़रूरी नहीं है कि बार बार नींद टूटने की वजह स्लीप एपनिया ही हो, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कंफ्यूज ना हो लोग। तो कैसे समझें कि ये प्रॉब्लम स्लीप एपनिया से जुड़ी हुई है, रात में बार बार उठने वाली? तो ऐसा है मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल है।
कि अगर तो स्पाउस के साथ सो रहा है कोई और बार बार स्नोरिंग हो रही है और बीच में गैप आ रहे हैं, पॉज आ रहा है, सांस रुक रहा है, आवाज एकदम से बंद हो रही है और झटके से फिर से शुरू हो रही है, जिसको हम स्नॉटिंग बोलते हैं, और उसके साथ या लेग्स की मूवमेंट या आर्म्स की मूवमेंट हो रही है, तो ये तो डायरेक्ट दर्शाता ही है। कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये सब सोते हुए उसके साथ हो रहा है, पर स्पाउस जो है ना वो सबसे ज्यादा समझ जाते हैं कि इसमें स्लीप एपनिया ऐसे होता है, उनको क्लासिकल प्रेजेंटेशन समझ में आ जाती है। पर ऐसे ही पेशेंट जब सुबह सो के उठते हैं, अगर वो टायर्ड हैं, फटीग्ड हैं, लेथार्जिक हैं, उनका और सोने का दिल कर रहा है, या वो सोच रहे हैं कि नींद पूरी नहीं हुई फॉर समहाउ, 7-8 घंटे सो लिए पर नींद पूरी नहीं हुई, और वो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं, या लंच करते हैं फिर सो जाते हैं, और उनकी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होती, टेलीफोन नंबर भूल जाते हैं, और दूसरे काम करने की चीजें जो है जो हमेशा याद रहती थी वो भूलना शुरू हो जाते हैं, तो पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनकी गर्दन मोटी है, जिनका कॉलर साइज 17-18 से ज्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर हो गया है, जिनका वजन BMI जो है वो हायर है, 27-28 या 30-35 है, तो ऐसे पेशेंट जो स्नोर करते हैं और विटनेस्ड एपनिया है, जो स्पाउस देखती है कि सांस रुका हुआ है और वो स्नॉटिंग और गैस्पिंग और चोकिंग के साथ कभी कभी रात को उठ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को इसकी जांच करवानी चाहिए। जी, तो हम समझते हैं कि जो डिटेल्स डॉक्टर्स ने अभी तक आपको बताई है, इससे आप कम से कम ये समझ सकते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम है, या जो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं इस बीमारी को लेकर वो भी आपको दूर हो जाएंगी। लेकिन इलाज क्या है, निदान क्या है इसका? एक तो निदान जो कॉमनली आपको सुनने को देखने को मिलेगा कि एक CPAP मशीन आती है जो आप लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात जब होती है तो लाइफस्टाइल चेंजेस वहाँ अपने आप आ जाती है। इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं एक सांस की बीमारी की जो आपकी नींद पर भारी है और सेहत पर भारी है और बहुत भारी भी हो सकती है। तो अभी तक जो हमने इसको देखा समझा, जब इस तरीके का अगर कोई शक होता है तो डॉक्टर्स आपके स्लीप की मॉनिटरिंग करते हैं, नींद की मॉनिटरिंग करते हैं और उसकी डिटेल निकालते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है। पर निदान क्या है? निदान में CPAP की मशीन है। डॉक्टर कांत्रू, ये मशीन किन के लिए है? क्या हर एक स्लीप एपनिया के पेशेंट को मशीन लगानी ज़रूरी है? देखिए, इसमें जब हम, जैसे आपने बताया, स्लीप स्टडी करते हैं तो उसमें एक स्केल निकालते हैं जिसका नाम होता है एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स, यानी कि कितनी बार आपको आपकी सांस जो है वो कम होने के कारण आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है और आपकी नींद टूटती है। तो यदि ये मॉडरेट या सीवियर लेवल का AHI इंडेक्स होता है, जिसका मतलब ये है कि 15 से ऊपर का आपका AHI इंडेक्स आ रहा है, जो कि वेरी कर सकता है, ऊपर की लेवल 100-120 तक भी जा सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स में CPAP देखा गया है एक बेस्ट मोडालिटी होती है। और जितनी भी स्टडीज मेडिकल साइंस में हुई हैं, सबसे अच्छा तरीका पेशेंट के निदान का CPAP ही होता है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर से एक मशीन आपके अंदर हवा फेंकती है जिससे कि आपकी सांस की नली पिचकती नहीं, खुली रहती है और इस चीज का निदान हो जाता है। जी, वहीं तो दूसरी तरफ यदि माइल्ड लेवल का स्लीप एपनिया है, यानी 15 से नीचे का आपका AHI इंडेक्स है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस और ठीक है, दूसरे कुछ ठीक है। सर्जिकल तो टेक्निक्स डॉक्टर राजपूत ये बताइए, जो लाइफस्टाइल चेंजेस वाला जो एरिया है उसमें क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स उन लोगों को जिनको शुरुआत हो? तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट एंड थिक नेक इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो वेट रिडक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि जो साइज जो अपर एयरवे का है जो छोटा हो गया, अगर वहां से फैट कम हो जाए, बाकी बॉडी के फैट को भी अगर कम कर लिया जाए तो उससे स्नोरिंग कम हो सकती है और स्लीप एपनिया भी इम्प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए वेट रिडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग कि वेट कितना ज्यादा है। जी, उस वेट को कम करने के लिए डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और
जिसको वजन 150-200 किलो पे है तो some लोग बेडियाट्रिक सर्जरी भी करवाते हैं। और बेसिकली लाइफस्टाइल में अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करनी। जी जी। तो ये सारे रिकमेंडेशंस जो हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस के लगभग हर बीमारी में आते हैं। वजन एक बड़ा कारण माना जाता है, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं। डॉक्टर कोहली, आपकी क्या सलाह होगी अगर आपने सुना परिस्थिति क्या है और उसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के किस तरीके, उसकी ज़रूरत क्या है, वजन घटाना वगैरह, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ज़रूरी हैं। ये तो किसी भी कोई भी शास्त्र में देखेंगे, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, कहीं भी लाइफस्टाइल चेंजेस से कोई डिनायल नहीं है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ आयुर्वेद की विशेषता है कि हम लोग पंचकर्म करवाते हैं। पंचकर्म से शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि होती है। तो उसमें श्वसन नलिकाओं का अवरोध है, जो ब्लॉकेज की बात हो रही है वो ठीक हो रहा है। उसमें स्पेशली हम लोग नस्य एक ट्रीटमेंट है, हमारे कोहली आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर में ही हम लोगों ने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है, जिसमें हम लोग नस्य देते हैं, बस्ती देते हैं और शिरोधारा देते हैं ताकि अच्छी नींद आ सके, डीप स्लीप भी आ सके और एपनिया भी कम हो, तो नस्य से वो अवरोध दूर होता है। एनीमा से हम लोग पूरा ये जो घटनाक्रम हो रहा है श्वसन नलिका का अवरोध का, वो वायु का अवरोध हो रहा है बेसिकली, उसको क्लियर करने के लिए बस्ती का देना। बस्ती यानी हम लोग एनीमा ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेद में एक विशेषता है जो डिटॉक्स करने के लिए यूज की जाती है, वो एनीमा ट्रीटमेंट्स दे के उस वायु को नियंत्रित किया जाता है और इस स्लीप एपनिया को ठीक किया जाता है। जी। हमारे यहाँ डेली काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, हम लोग ठीक करते हैं और हर आयुर्वेद का चिकित्सक इसको इसी प्रकार से ठीक करता है। जी। तो ये एक चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए डॉक्टर कोहली आपको रोक रहा हूँ, लेकिन जो डॉक्टर कोहली बता रहे हैं वो एक विस्तृत चीज़ है। आप अगर आपको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है, सीपैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है या आप सीपैप आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो भी अगर आपको चेंजेस या आप अपने तरीके से उसको और बेहतर करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद के पास जा सकते हैं। समय लगेगा, समझेंगे आपको, आपकी प्रॉब्लम को, तो उसके हिसाब से ये लोग भी दे सकते हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।